गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। क्लियर है, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे भी देख सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती हैं। पीछे भी मैंने म्यूटेशन में भी थोड़ा बहुत आपको बताया था। ठीक है, बेसिकली हम क्या बात करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो अगर जीन में कुछ प्रॉब्लम हुई है म्यूटेशन की वजह से, तो उन्हें हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन या मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को, जो जीन में होने वाली जो प्रॉब्लम है उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉल करते हैं। जो क्रोमोसोम में होने वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्रोमोसोम वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर देती हूँ। देख पा रहे हैं ना आप अच्छे से। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम दो डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर से क्यों बोला जाता है। आपके माइंड में तो आ रहा होगा कि मैम ने जीन म्यूटेशन क्यों नहीं लिखा, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों लिखा है। जीन म्यूटेशन को ही मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉल करते हैं। मेंडल ने क्या बात बताई थी, आप अगर जेनेटिक्स आपने थोड़ा बहुत भी रीड किया होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप मेरी लेक्चर्स अपलोडेड है 1 बाय 1 यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मेंडल ने क्या कहा था, कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है एक जनरेशन में तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उसने बोला था। तो इसी वजह से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जीन पे भी लगा है, क्योंकि मेंडल ने फैक्टर बोले थे ना कि अगर फैक्टर में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगी वो प्रॉब्लम। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बताया, एक चार्ट बनाया। उसने कहा कि हम इन डिजीज़ को जो है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन में आने की, इसको हम एक चार्ट के ज़रिए पता लगा सकते हैं, जिसका नाम है पेडिग्री चार्ट। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उनको हम ट्रेस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब आप कहोगे पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर मदर या फादर में से किसी एक को प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में वो प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको चेक करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से जो है वो चीज़ें जो है वो पता की जा सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री थ्रू चार्ट्स एंड सिंबल इज़ नॉन एज द फैमिली पेडिग्री। इस पर भी अलग से मेरी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, सब ये सिंबल है, जो सर्कल है ना, ये नॉर्मल फीमेल का सिंबल है। जो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं ना, ये है हमारा मेल सिंबल। और ये जिस सर्कल के अंदर जो डॉट लगी हुई है हमारी कैरियर फीमेल। यहाँ पे देखो, ये जो हमारी फीमेल है ना, ठीक है, उसको डिजीज़ है, वो अफेक्टेड है, जो डार्क कर रखी है मैंने। इसकी ये जो साइन होता है सेंटर में जो लाइन है, ये मेटिंग का साइन होता है। और ये है हमारा मेल। जब एक लेडी की मेल से शादी होती है, मैरिज करती है, तो उसके जो फर्दर बच्चे हैं, सपोज़ यहाँ पे इसके कितने हुए, 4 बच्चे हुए, इनमें से डिजीज़ सिर्फ एक को ही है। ये कौन है, हमारा अफेक्टेड मेल। तो मतलब डिजीज़ मदर से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, सन के अंदर। ठीक है, मदर ने यहाँ पे डिजीज़ किसको दी, अपने बेटे को। मतलब मदर जो थी, अगर उसको माता और पिता में से किसी एक को प्रॉब्लम थी तो वो डिजीज़ आ गई है उसके बेटे में। मतलब यहाँ पे फादर ने तो कोई डिजीज़, फादर तो नॉर्मल था, उसने तो कोई डिजीज़ नहीं भेजी। तो हमें पता लग गया कि जब हमने देखा, रियल में देखा, तो उसको वो चार्ट बना के हमने समझाया भी, इस तरह से प्रोबेबिलिटी है क्योंकि उसकी मदर को थी तभी ये डिजीज़ जो है उसके बच्चे में पास ऑन हुई। जैसा कि मेंडल हमेशा कहते हैं कि कोई भी ट्रेट या चीज़ अगर माता पिता में प्रेजेंट है तो वो बच्चे में जाएगी। ठीक है, तो ये मेंडल ने बताया, फैमिली पेडिग्री की हेल्प से प्रोबेबिलिटी बताई एक तरह से। अब हम बात करते हैं जो मेंडल की जो डिज़ीज़ है ना, जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, उनके बारे में बात करते हैं। एक तो है हीमोफीलिया, दूसरी है कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों ही डिजीज़ हमारी क्या, सेक्स लिंक्ड। अब आप कहोगे मैम सेक्स लिंक्ड डिजीज़ कैसे हुई, अभी बताते हैं। देखो, मैंने पीछे के लेक्चर में आपको बताया था, जब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हम कर रहे थे, कि पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। जब गैमेट फॉर्म होते हैं ना, उनके जब गैमेट बनते हैं ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मीन्स कितने हो गए, 23। अब ये 23 जो पेयर है, इसमें एक जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक
जो पेयर होता है ना, जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, और बाकी के जो होते हैं ना 22 वो होते हैं हमारी ऑटोसोम्स। लेकिन ये ऑटोसोम्स में होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे इस वन पेयर के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। सो जो हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया इसे हम रॉयल डिजीज़ कहते हैं। रॉयल डिजीज़ क्यों इसे बोला गया, क्योंकि ये हमारी जो क्वीन की महारानी थी ना, इंग्लैंड की जो महारानी थी, ठीक है, क्वीन थी जो महारानी विक्टोरिया, उसको ये बीमारी हो गई थी, वो इस डिज़ीज़ के लिए कैरियर हो गई थी। मतलब उसे खुद को कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी, लेकिन उसकी जो आने वाली जनरेशन थी, जो उसकी जो नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन थी ना, उनमें कोई भी जो है वो मेल जो है वो ज़िंदा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि इसने डिज़ीज़ जो है वो अपनी बेटी, इसकी डिज़ीज़ उसकी मतलब डायरेक्टली जो है वो, क्योंकि ये तो कैरियर थी, लेकिन इनकी बेटी भी कैरियर बनी, लेकिन उनके बेटे जो है वो अफेक्ट हो गए इस डिजीज़ से, मतलब उनके बेटों की जो है वो मौत हो गई, डेथ हो गई, और ये जो है वो हमेशा ही कैरियर बनी रही। जो फीमेल थी जनरेशन टू जनरेशन, इस तरह से उनकी जनरेशन ही कंप्लीट ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये सेक्स लिंक डिजीज़ है, मतलब उनकी बेटियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उनका बेटा हुआ तो उनमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी। क्यों होगी वो ब्लीडिंग, क्योंकि एक जो एलील होता है, ठीक है, जो ब्लड को क्लोट कर रहा था, जो ब्लड को जमा रहा था, अगर उस एलील में ही प्रॉब्लम होगी तो ब्लड को कौन जमाएगा, कौन उसकी क्लोटिंग करेगा। तो कोई क्लोटिंग नहीं कर पा रहा था तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अब बॉडी में ब्लड ही नहीं बचेगा तो बंदा कैसे बचेगा, क्योंकि आपको पता है ब्लड में मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होता है, बॉडी के अंदर मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड ही होता है ना, तो ब्लड के थ्रू ही तो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह सारा कुछ सेल को मिलता है। अगर वो ही नहीं होगा तो कैसे मतलब बॉडी जिंदा रहेगी। तो इस वजह से जितने भी मेल थे ना उनकी जनरेशन में सब खत्म हो गए, क्योंकि ये जो अलील था ना, ये कैपिटल एच वाला तो नॉर्मल था, लेकिन दूसरा एच क्या हो गया, वो अफेक्टेड हो गया, मतलब म्यूटेशन हो गई, इसमें स्मॉल एच वाला आ गया, और ये कैरियर था डिजीज़ करने के लिए। तो इसमें सारे जो जितने भी मेल थे ना, यहाँ पे फीमेल ने अपनी डिजीज़ किस में ट्रांसफ़र की, अपने बेटे में। तो कोई भी बेटा इनका बचा नहीं, क्योंकि उनमें ये म्यूटेशन हो गई थी अलील के अंदर, जिसकी वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हुई, और ये क्लोटिंग, ब्लड को क्लोट करने वाला फैक्टर ही अफेक्ट हो गया था। जो दो अलील से थे जो ब्लड को क्लोट कर रहे थे वो ही ख़त्म हो गए थे, मतलब डिजीज़ कोज करने लगे थे। दूसरी डिजीज़ है हमारी कलर ब्लाइंडनेस। इस डिजीज़ में क्या होता है, इंसान जो है वो लाल और हरे रंग में फ़र्क ही नहीं पता कर पाता, क्योंकि इसमें जो उसका जो अलील होता है ना, जो फ़र्क करने वाला अलील है, उसमें ही म्यूटेशन हो जाते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज हो जाना, उसमें अलील चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल सी अगर आते, दोनों कैपिटल आते तो वो ये डिजीज़ नहीं होती, लेकिन एक स्मॉल अलील आया और स्मॉल सी आया और एक कैपिटल सी, तो ये स्मॉल सी वाले ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आप देखो, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से कितनी बड़ी दिक्कत हो गई, मतलब उसकी जो आँख में जो कौन सेल्स होती हैं ना, वो ही अफेक्ट हो गई, ठीक है। सो म्यूटेशन इन सम जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन थे ना, जो कंट्रोल कर रहे थे मतलब कौन सेल्स को, उनमें ही प्रॉब्लम हो गई। डिफेक्ट होने की वजह से वो लाल और हरे में फ़र्क नहीं पता कर पाया, जिसका सिम्टम है डिफ्रेंशिएट करना, फेलियर हो गया, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। तो इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और आपको पता है जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा भयानक होती है। ऑटोसोमल वाले भी नो डाउट भयानक है, मतलब इनबॉर्न डिजीज़ है वो, जिससे कि इंसान को नॉर्मल नहीं कह सकते, बट इनमें तो डेथ ही हो जाती है, या मतलब ये डिजीज़ तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आज इस लेक्चर में दो डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया, एक तो हीमोफीलिया, दूसरी है कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों ही डिजीज़ कौन सी है, ये जीन में म्यूटेशन होने की वजह से सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है ये, ठीक है। याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज़ है, क्रोमोसोमल है, जीन म्यूटेशन है, या ऑटोसोमल है, या सेक्स लिंक्ड है। तो आप क्या करके आएंगे, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो तभी आप टिक करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने दो डिजीज़ के बारे में बात की है, दोनों डिजीज़ की कौन सी है, मेंडेलियन डिजीज़ है ये, ठीक है। क्रोमोसोमल नहीं है, मेंडेलियन, जीन में और अलील्स में प्रॉब्लम होने की। अलील क्या होते हैं, जीन की ही अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, उसी को ही हम अलील कहते हैं। जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। और अलील्स क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की। ये कंप्लीट मिलके क्या होता है, एक जीन ही तो होता है, क्लियर है ना। सो यहाँ पे सिम्टम है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता लाल और हरे रंग में। तो ये सब कुछ था आज इस लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डोंट
forget to like, share and subscribe my channel. And second thing, अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं और लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कंप्लीट एक एक टॉपिक को जो है वो पर्सनली हर किसी का डाउट लेती हूँ और एक एक टॉपिक को कवर करती हूँ। सो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है RS लाइफ साइंस एकेडमी। थैंक यू सो मच।